हेलो गाइस, वेलकम टू ऑडियो एग्रीकल्चर। मेरा नाम ऋषिकेश है और आज हम एनसीईआरटी का पढ़ेंगे एग्रोनॉमी सब्जेक्ट जो क्लास 11th का है। एग्रोनॉमी अंग्रेजी भाषा का शब्द एग्रीकल्चर दो लैटिन शब्दों एगर तथा कल्चर के संयोग से बना है। एगर का शाब्दिक अर्थ है मृदा मतलब सॉइल मतलब भूमि, मतलब कल्चर का शाब्दिक अर्थ है खेत मतलब जोतना मतलब कल्टीवेशन। जो हर से हम लोग जोतते हैं ना, वही वही कल्टीवेशन होता है। कृषि मनुष्य मात्र का वह कार्यकलाप है जो पृथ्वी के संसाधनों और इष्टतम उपयोग के द्वारा 5 उद्देश्यों से अंग्रेजी के एफ अक्षर से शुरू होता है, अर्थात भोजन, फीड, फोडर, फाइबर एवं जलावन फ्यूल, मतलब जिससे हम लोग खाना उना बनाते हैं उसकी प्राप्ति के लिए किया जाता है, जैसे फलोत्पादन, पुष्पोत्पादन, शकोत्पादन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, रेशमी कीट पालन, लाख कीट पालन, केचुआ पालन, वर्मी कल्चर मछली पालन इत्यादि। कृषि की आधुनिक परिभाषा के ऊपर लिखित परिभाषा को संक्षिप्त रूप में प्रदान करती है, जिसके अनुसार कृषि मनुष्य समुदाय का वह कार्यकलाप है जिसके उद्देश्य पृथ्वी के संसाधनों को इष्टतम उपयोग के द्वारा भोजन, वस्त्र के लिए रेशो एवं जलावन का उत्पादन है। एग्रीकल्चर इज द एक्टिविटी ऑफ मैनकाइंड प्राइमरली एम्ड एट प्रोडक्शन ऑफ ए फूड, फाइबर एंड फ्यूल विदाउट द ऑप्टिमम यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल रिसोर्सेस। कृषि का इतिहास लगभग उतना ही पुराना है। कृषि के परिचय में हम आपको बताते हैं कि कृषि का इतिहास लगभग बहुत ही पुराना है, जितना ही आधुनिक मानव। आधुनिक मानव के इंग्लिश में क्या कहते हैं? होमो सेपियंस। मानव मूलतः शाकाहारी प्रवृत्ति का जीव है, परंतु शारीरिक पोषण के उपलब्ध भोज्य पदार्थों अर्थात वनस्पति या मांस दोनों का उपयोग करता आया है। बंदर को मानव मात्र का पूर्वज कहा गया है। बंदर जाति का मूलतः शाकाहारी प्रवृत्ति का जीव है। उपलब्धता के आधार पर मानव मांस एवं वनस्पति पदार्थ का समान रूप से उपयोग करता रहा है। प्रकृति में भोज्य वनस्पति पदार्थ जैसे कंद, मूल, फल, फूल, पत्तियां इत्यादि स्वतः उपलब्ध रहे और मानव मात्र ने बुद्धि के विकास के साथ साथ उन्हें उगने की कला भी विकसित कर ली है। वनस्पति उगाने का उद्यम से कुछ पूर्ण और उसके साथ साथ मानव के पशुओं का पालन शुरू कर दिया। कृषि की आधुनिक परिभाषा के अनुसार कृषि के प्रादुर्भाव तभी से हुआ है। जीवित रहने के लिए प्राणी मात्र के लिए आवश्यक है कि वो अपना भोजन खुद जुटाए। मनुष्य को उस कंद, मूल, फल, फूल या पौधे के उन भागों से जाना गया था जो उनका भोजन बन सकता था, परंतु उसे कृषि शब्दों का संज्ञा नहीं दी जा सकती थी। कृषि को मानव मात्रा के सार्थक प्रयास जिसके द्वारा मनुष्य स्वयं का भोजन पदार्थ उत्पन्न करना सीख लिया, चाहे वो मांस या दूध के लिए पशुओं का पालन करता हो या मिट्टी में बीज डालकर पौधा का उत्पन्न करने की प्रक्रिया हो। प्री वैदिक पीरियड मतलब प्राक वैदिक काल। वैदिक काल मतलब पुराना है, जिससे ईसा से पूर्व वाला। ईसा के 10,000 वर्ष पूर्व मनुष्य भोजन के लिए शिकार अथवा वनस्पतिक भोजन पदार्थों का संग्रहण पर आश्रित रहा। सभ्यता के लिए के विकास के क्रम में पहले उसे भेड़ पालना शुरू किया। सबसे पहले भेड़ शुरू किया था और फिर बकरी पालन। यही कृषि की वास्तविक शुरुआत थी। ईसा वर्ष में 8700 से 75 बीच पशुपालन ही मानव की कृषि का आधार था। ईसा पूर्व लगभग 7500 से गेहूं जो खेती के प्रारंभ से चिन्हित मिले। सभ्यता के विकास से पृथ्वी को विभिन्न भागों में अलग अलग समय से शुरू हुआ, परंतु थोड़े परिवर्तन के साथ पशुपालन एवं खेती प्रादुर्भाव लगभग इसी क्रम में हुआ। समय के बढ़ते चरण के साथ साथ मानव ने गाय, भैंस जैसे दूध देने वाले पशुओं, शकुन तथा मांस प्रदाय पशुओं को पालतू बनाया। यह सब लगभग ईसा पूर्व 6000 शुरू में हुआ। धीरे धीरे खेत में नई फसलों का समावेश होता चला गया और ईसा पूर्व 4400 ईस्वी से पहले मक्का और ईसा पूर्व 3500 में आलू की खेती को प्रारंभ हुआ। ईसा पूर्व 3000 से क्रांतिकारी अन्वेषण हुआ जब मनुष्य ने पहला हल बनाया। ट्रैक्टर के आविष्कार के पूर्व तक यह हल कृषि मेरुदंड बना था। ईसा पूर्व में 2300 से चना, सरसों एवं कपास की खेती शुरू की। ईसा पूर्व 2200 में सबसे महत्वपूर्ण फसल धान की खेती का महत्व भारतवर्ष में शुरू की। वैदिक काल प्रारंभ होते ही मानव ने अनेक नई फसलों की खेती शुरू की। इस अवधि में मदुआ मतलब रागी तो आप लोग देखेंगे, ज्वार एवं ईख मतलब गन्ना खेती प्रारंभ हुआ। वैदिक काल में कृषि की सबसे बड़ी देन लोहे की खोज हुई। लोहे की खोज के कारण ही हर जुताई हुआ। चाहे किसी भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट जो खेती में प्रयोग होता है वो सारा के सारा लोहा या एल्युमिनियम से बना हुआ है, लेकिन लोहा को सबसे
लोहा को मजबूत होता है, इसलिए ज़्यादातर आप देखे होइएगा कि कृषि में जो भी पात्र लगा हुआ है वो सब लोहे से बना हुआ है, जो ईसा पूर्व 1400 में हुई थी। इसके पूर्व कांस्य के यंत्र का उपयोग उपकरण बनते हैं। कांस्य मतलब तो आप लोग देखते हैं कांस्य के बर्तन में लोग पहले खाना भी खाते थे। लोहे की खोज से कृषि विकास में गति प्रदान की। खुरपी, कुदाल, हल के लिए लोहे के प्रकार फर इत्यादि के अपेक्षित अधिक कड़े, तीक्ष्ण, कम घिसने वाले थे, न कृषि कार्य को आसान बना। वैदिक काल में ही ईसा पूर्व लगभग 500 ईस्वी में सिंचाई की शुरुआत हुई। फसलों की सिंचाई ने कृषि को अत्यंत ही लाभप्रद बनाकर उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक पीरियड में कृषि, उत्तर वैदिक काल तक कृषि समाज का मेरुदंड बन चुका था। विश्व में हर हिस्से में जहां सभ्यता ने आंखें खोली, कृषि मानव मात्र के जीवन काल जीविका के आधार बन गया। इस अवधि में कृषि विज्ञान को समझने एवं निरंतर विकसित करने का प्रयास चलते रहे। विश्व में विभिन्न हिस्सों में जहां जहां मानव के कदम अवशेषण के व्यापार के लिए गए, वहां से नई फसलों की नई तकनीक आयोजित होकर कृषि को समृद्ध करते रहे। आज यह सोच पाना ही आश्चर्यजनक प्रतीत होगा कि मात्र 500 वर्ष पहले तक भारत के लोग जानते भी नहीं थे कि आलू, 500 वर्ष पहले तो हाँ सही में नहीं जानते होंगे कि आलू, पपीता, शकरकंद, टमाटर, मिर्ची, मूंगफली, तंबाकू, रबर, अमरूद, अनानास और शरीफा, काजू और अनार क्या होता है और कैसा होता है। आज इन चीज़ों के बिना जीवन की कल्पना भी दुष्कर है। लगभग ये सारी फसलें पुर्तगाली अन्वेषकों एवं व्यापारियों ने भारत वर्ष तक पहुंचाई। सबसे पहले तो आप सब सभी जानते हैं कि पहले पुर्तगालियों लोगों ने भारत पर हमला किया, फिर पुर्तगालियों के बाद अंग्रेज लोग। पुर्तगालियों सबसे लास्ट में कौन है राज्य है भारत का जिसको अंग्रेज ने गुलाम नहीं बनाया था, वो गोवा है, जो बाद में भारत से मिल गया है कि नहीं। कृषि क्षेत्र में भारत का योगदान भी कुछ कम नहीं रहा। धान की फसल विश्व में भारत की देन है। गन्ना, अनेक दलहनी फसलों की विशेषता, फलों का राजा आम विशेष से भारतवर्ष की देन है। सिंधु घाटी सभ्यता जो पाकिस्तान के बॉर्डर के पास में, आप सभी लोग तो जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास के हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की खुदाई में बतलाया है। उस समय या गेहूं, जौ, तिल, मटर, खजूर, कपास, मसूर आदि की खेती होती थी। लोग लकड़ी के हल, पहियों का प्रयोग करते थे। यह सभ्यता लगभग ईसा पूर्व 3000 से 7500 तक फली फूली। वहाँ के लोग की रुई में विलोना, गिनिंग, धागा बनाने और स्पिनिंग के वस्त्र निर्मित करने के लिए ज्ञान था। भारतवर्ष को प्राचीनतम क्षेत्र था जहाँ कृषि ने अपने पैर पसारे थे। दक्षिण भारत में दूसरा प्रमुख क्षेत्र था जहाँ कृषि का विकास हुआ। यहाँ ईसा पूर्व लगभग 2500 में मंडुआ की दलहनी फसलों की खेती होती थी। भारतवर्ष का तीसरा महत्वपूर्ण भूभाग दक्षिण पठार डेक्कन प्लेट्यू का उत्तर दक्षिण भूभाग था, जहाँ से धान की खेती विकसित हुई। बाद में गेहूँ, कपास, तीसरी, मसूर एवं दलहन की मोती धान्य फसलों की खेती यहाँ होने लगी। उत्तर वैदिक काल में तथा ईसा के जन्म के बाद वर्षों तक कृषि सामान्य ढंग से चलती रही। लोहे की हर के फार एवं कुंदल के निर्माण के बार जुताई के मिट्टी के महीन बनाने का महत्वपूर्ण बनाया। पौधे के भोजन के रूप में गोबर का उपयोग किया जाने लगा। यह स्थिति एक लंबे समय तक समान रूप से चलती रही। इस अवधि में सिंचाई उन्नत करने का प्रयास होते रहे। लात, कुरी, मोट एवं राइत इन्हीं का प्रयास से प्रतिफल थे। आधुनिक कृषि का इतिहास, आधुनिक मतलब मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। आधुनिक कृषि का इतिहास मुख्यतः पौधे को पोषण एक वैज्ञानिक आधार के इर्द गिर्द केंद्रित रहा, परंतु इसके अतिरिक्त उन्नत किस्मों में विकास, कृषि यंत्रों में सुधार, खरपतवार नियंत्रण के लिए रसायनों का प्रयोग, पौधा संरक्षण के नए रसायनों की खोज इत्यादि का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पादप पोषण पर कैमिक विज्ञानियों ने प्रयोग में वैन हैमिल्टन का प्रयोग किया में मिलता है, जिन्होंने 1577 में 1644 ईस्वी के मध्य बताया कि सिद्धांत वनस्पति के आधार जल है। उन्हें 1670 ईस्वी में 1741 ईस्वी में बीच जेथरो हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेठरू तुल साहब है नामक, और उनकी एक किताब है हॉर्स हस्बेंड्री नामक एक किताब लिखी। उनके प्रयोग के आधार पर सीड ड्रिल एवं घोड़ा चलित कल्टीवेटर, हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर का निर्माण हुआ। जेठरू तुल की परिकल्पना थी कि पौधे मिट्टी के अत्यंत महीन छंद भोजन के रूप में ग्रहण करते। बाद में यह परिकल्पना गलत लगने लगी। कुछ वैज्ञानिकों ने पाया कि गमलों में पौधे उगाने के बाद मिट्टी के वजन में कोई कमी नहीं आती है। बाद में ऑर्थर यंग नामक वैज्ञानिक ने 1741 और 1820 ने महत्वपूर्ण प्रयोग किए, जिन्होंने पौधे को गोबर, गाय के गोबर, सोडियम गन पाउडर जैसे कुछ रसायन पोषक तत्वों के रूप में
देखा और कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले। पादप पोषण प्लांट न्यूट्रिएंट के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग जस्टन जस्टिस वॉन लिवोंग ने 1840 में किया। उन्होंने कृषि रसायन, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एवं पौधों के कार्यक्रिक प्लांट फिजियोलॉजी पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयोग को क्रमिक रूप दिया। उन्होंने बतलाया कि पौधे कुछ रसायन अपने भोजन के रूप में मिट्टी से ग्रहण करते हैं। सन 1842 में सर जॉन बेनेट लॉन्स ने रॉक फॉस्फेट को प्रतिक्रिया कराकर सुपर फॉस्फेट बनाने का तरीकों को पेटेंट कराया। इसके साथ ही रासायनिक उर्वरकों का निर्माण के द्वार खुले। नई उन्नत किस्मों के विकास की कार्य कृषि के विकास के साथ निरंतर होता रहा। किसान बेहतर बालियों के भुट्टों एवं बीज को अगले वर्ष लगाने के लिए चुनकर रखते रहे और किसी अन्य क्षेत्र में नई किस्म की लाकर यह देखा जाता कि यह वह किस्म नए क्षेत्र को विशेष में कैसे उपज देती है। कृषि के इतिहास के बाहरी किस्मों में नया क्षेत्र पर इंट्रोडक्शन की पद्धति उनके उन्नतों की किस्में विकसित होती रही है। नई उच्च फलनशील किस्मों को विकास के क्रांतिकारी परिवर्तन तब हुआ तब जाके जब कृषि में संकर हाइब्रिडाइजेशन की पद्धति अपनाई गई तो कृषि की क्रिया को मदद में 2 या 2 से अधिक वांछित गुणों को जो अलग अलग किस्मों से प्लांट टाइप में मिलते हैं उनका समन्वय एक पौधे में किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि किस्म में उपज क्षमता अधिक और दूसरे किस्म में रोग अधिक रोधकता है तो संकरण के द्वारा इन दोनों गुणों में एक ही पौधे टाइप का उत्पन्न किया जा सकता है। गेहूं की फसलें में नौरीन तेल एवं धान की फसल में डिजुवजिन, आप समझ सकते हैं गेहूं में नौरीन तेल नामक प्रोटीन पाया जाता है और धान में डिजुवजिन जैसे बोनी जाति पौधों की खोज के युगांतरित परिवर्तन के आधारशिला रखी। पूर्व में ऊंचे कद के प्रवर्धों के इन बौने प्रजाति के पौधों के संकरण के द्वारा धान की गेहूं के बौने के कद की किस्मत विकसित की जो अत्यंत विश्व के लगभग हर भाग हरित क्रांति को लाने के लिए कारण बनी। 60 से 70 दशक में इन बौनी के कद को उच्चशीलता किस्मों ने भारतवर्ष में भी हरित क्रांति की आधारशिला रखी जिसके फलस्वरूप भूखमरी एवं कुपोषण से जूझता भारत खदन एवं निर्यातक देश भी बना। जिन वैज्ञानिकों ने गेहूं एवं धान इन बौने कद को पौधे प्लांट टाइप को ढूंढा मानव समुदाय सदैव उनका ऋणी रहेगा। किस्मों में अनियम के क्षेत्र को कृषि अनुसंधान में एक क्रांतिकारी प्रगति की जब मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, गेहूं, सब्जियां को संकर हाइब्रिड किस्में बनाई जाने लगे। विभिन्न फसलों एवं संकर बीजों को संकर हाइब्रिड विज्ञान के कारण फसलों को उपज क्षमता काफी अधिक बढ़ गई। किस्मों के विकास के लिए एवं अनुवांशिक के द्वारा किस्मों में वांछित गुण पैदा किया जा रहा था। इस विधा में फसलों के नई किस्में विकसित की गई जिससे अवांछित गुणों को हटाकर वांछित गुणों को उत्पन्न किया गया। परंतु यह विधि अभी भी अनुसंधान के दौर से गुजर रही है। कृषि फार्म मैकेनाइजेशन की दिशा में निरंतर विकास होते रहे। कृषि यांत्रिकारों का प्रारंभ पश्चिमी यूरोप में सन 1850 के बाद हुआ। रोबोट रोमेंस ने 1785 ईस्वी में धेलुआ लोहे में कास्ट आयरन का एक बार फार बनाया और 1803 में स्वयं को धार बनाने वाली सेल्फ शार्पनिंग शेयर बनाया। 1830 ईस्वी में पहला कारागार बॉय सीड ड्रिल का निर्माण किया गया। पहला ट्रैक्टर 1892 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में यूएसए में सफलतापूर्वक निर्मित किया गया। ट्रैक्टर के निर्माण के नए नए यंत्रों का उपकरणों के निर्माण के द्वारा खोल दिए गए। कृषि अर्थशास्त्र के इतिहास कृषि इतिहास का एक बड़ा हिस्सा बंजर प्रवृत्ति और नवोदित की है। कृषि का रहा है मानव जो संस्था सुरक्षा, पानी की उपलब्धता, भूमि की उपलब्धता एवं भूमि की उर्वरता दृष्टिकोण से अच्छा लगा वहाँ टिक गए खेती करने लगे। जब वह स्थान विशेष मानव के समुदाय की आवश्यकता की पूर्ति योग्य नहीं रह गया तो अपने पशुओं के साथ अन्य चले गए। जब तक भूमि के विस्तार असीमित था, जनसंख्या के अपेक्षित नगण्य, तब तक कृषि की यह पद्धति चलती रही। जब जमीन कम होने लगी, अपने एस्टेब्लिशमेंट एवं कार्यकल्पों को स्थानित करना कठिन होता गया, तब टिक स्टेबल कृषि संचालित करने का परंपरा चलने लगी। आज भी असम में कुछ पहाड़ी हिस्सों में कृषि स्थल को बदलते रहने की परंपरा है जिसमें जूम या जूमिंग की संज्ञा दी गई। कृषि के उपरोक्त में शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम दिया गया है। टिक कर कृषि संचालित करने एवं अर्थात स्थित कृषि की परंपरा के बाद हजारों वर्ष तक कृषि जीवन यापन सस्टेंस फार्मिंग के लिए की जाती है। किसान अपनी आवश्यकता का उत्पादन प्राप्त करने के लिए अपनी खेती के साथ साथ धान, दलहनी, तेलहनी, सब्जी अन्य फसलों को उगाते रहे। तब कृषि के किसी ने उद्योग के रूप में नहीं देखा। 20वीं सदी तक यह देखा गया कि कुछ फसलें अन्य फसलों की अपेक्षा ज़्यादा उत्पादन ये अन्य दे सकती है। कुछ फसलें जैसे गन्ना, आलू, तंबाकू, पात ऐसी जो कटने या बिक
काटते ही बिक कर अच्छी आमदनी दे सकती थी, इन्हें नकदी फसल की संज्ञा दी गई। तब यह महसूस किया गया कि अपनी आवश्यकता की हर फसल लगाने को से बेहतर है केवल वही फसल लगाई जाए जो भूमि के विशेष सर्वाधिक उपज दे सके। उनकी आमदनी से आवश्यकता की अन्य खाद्य सामग्री क्रय कर ली जा सकती थी। इसी सोच में के साथ व्यावसायिक कृषि की शुरुआत हुई। कृषि के साथ साथ पशुपालन आदि काल में ही कृषि के अभिन्न अंग रहा, परंतु कृषि के विकास के यह विचार दृढ़ होता गया। कृषि के लाभप्रद बनाने के लिए अप्रिय है कि कृषि के साथ साथ पशुपालन, मुर्गा पालन, मछली पालन, बकरी पालन, सुकर पालन, मधुमक्खी पालन इत्यादि जैसे कृषि के अन्य पहलुओं से भी कुछ को एक साथ किया जाए। इस प्रकार के पहलू के अतिरिक्त उत्पादन बाई प्रोडक्ट्स को दूसरे पहलू से उत्पादन के रूप में प्रयोग कर अत्यधिक लाभ प्राप्त किया जाए। कृषि के संकलन में व्यक्तियों को साल भर काम मिल सके तथा अत्यंत ग्रामीणों को आर्थिक स्थिति में गुणवत्तात्मक सुधार लाया जाए कृषि की फार्मिंग सिस्टम नाम दिया गया। विगत कुछ दशकों से मिट्टी के गिरते भौतिक जीव एवं रासायनिक गुणों के कारण उत्पादन क्षमता में हो रहे ह्रास वैज्ञानिक के ध्यान आकर्षित किया। मिट्टी में उर्वरता, फर्टिलिटी और उत्पादन प्रोडक्टिविटी के अक्षण कंजर्व रखने के लिए वैज्ञानिक खेती में ऑर्गेनिक फार्मिंग, टिकाऊ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और समेकित पोषण तत्व प्रबंधन, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, समेटिक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जैसे बहुत सारी पद्धतियों को प्रचार जैसे जोर शोर से किया गया। कृषि एवं विकसित विधा है जिसमें परिवर्तन में सुधार के अत्यंत संभाव्यता है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या और घटती कृषिगत भूमि वैज्ञानिक को सतत एवं चुनौती चैलेंज के रूप में खड़ी है जो इन्हें प्रेरित करती है। ये सब क्वेश्चन है जो है यूनिट 2 जो हमारे एनसीईआरटी किताब से है। आदिकालीन में कृषि विज्ञान के विधम विषय। आदिकालीन मानव का जीवन जानवरों तथा पेड़ पौधों को कंद मूल एवं फूल फलों आदि पर निर्भर था। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जब मानव आहार की आवश्यकता बढ़ी तो प्रकृति से प्राप्त फलों के साथ साथ फसलों की खेती शुरू हुई। विज्ञान तथा तकनीकी ज्ञान को विकास के साथ साथ आधुनिक कृषि का जन्म हुआ। आधुनिक कृषि में मौलिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान का मूलभूत सिद्धांतों को व्यवहारिक ज्ञान का विभिन्न विषयों में समायोजित कर कृषि विज्ञान बना है। कृषि विज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित विषय समाहित है। सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है, मतलब एग्रोनॉमी। सस्य विज्ञान मतलब क्या होता है? एग्रोनॉमी। सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फसल उत्पादन तथा भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों तथा कृषि क्रियाओं को अध्ययन किया जाता है। एग्रोनॉमी क्या है? एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ द क्रॉप प्रोटेक्शन एंड द फील्ड मैनेजमेंट। अंग्रेजी की इन एग्रोनॉमी शब्द का प्रयोग जो कि ग्रीक भाषा, एक सबसे बड़ी बात बताते हैं, जिस शब्द के अंत में नोमी लगा हो वो सारा शब्द ग्रीक शब्द होते हैं। और कल्चर लग गया तो वो हो गया लैटिन शब्द होते हैं। खेती भूमि तथा दूसरे शब्द का प्रबंधन। इस प्रकार इन दोनों शब्दों का शाब्दिक अर्थ है भूमि प्रबंधन। आज इस विषय में व्यापकता केवल भूमि प्रबंधन तक सीमित नहीं रही है, वरना यह कृषि विज्ञान की एक बड़ी तथा मुख्य शाखा बन गई है। इसके भूमि प्रबंधन के साथ साथ फसल उत्पादन के आधुनिक विधियों के साथ सिद्धांतों का अध्ययन विस्तृत रूप में किया गया है। कृषि विज्ञान की इस शाखा को पादप, मृदा तथा जल के आपसी संबंधों से जुड़े सभी तकनीकों को पहलुओं को विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है। उनके प्रयोग से भूमि पर प्रबंधन का सुधार होता है, फसल उत्पादन से वृद्धि होती है तथा आर्थिक लाभ होता है। शास्य विज्ञान का महत्वपूर्ण अंग फसलों में खरपतवार प्रबंधन, फसलों जल प्रबंधन, सिंचाई तथा जल निकास, प्रमुख फसलों का उत्पादन, पोषक तत्वों का प्रबंधन एवं फसलों उत्पादन का आर्थिक पहलू सस्य विज्ञान मतलब एग्रोनॉमी के सभी विभागों को अनुसंधान एवं कोऑर्डिनेटर भी है। मृदा विज्ञान मतलब सॉइल साइंस। मृदा विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मिट्टी संबंधित भौतिक, रासायनिक तथा जैविक तथा विभिन्न आयामों को अध्ययन किया जाता है। मिट्टी अपने भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों के कारण ही जीवित है। मिट्टी की उर्वरता एवं उत्पादों के आधार पर कृषि के भविष्य निर्भर है। मिट्टी का बनाम, मिट्टी के गुण, मिट्टी के विश्लेषण के आधार पर पोषक तत्वों प्रबंधन का लक्ष्य आधारित है। उपज प्राप्ति हेतु सुझाव
समस्याग्रस्त मिट्टियों का प्रबंधन आदि मृदा विज्ञान के क्षेत्र में पादप प्रजनन एवं आनुवांशिक पादप प्रजनन एवं आनुवांशिक कृषि विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। यह मूल रूप से वनस्पति विज्ञान की का कृषि है। समायोजन विभिन्न फसलों की नई नई किस्मों का विकास पादप प्रजनन एवं आनुवांशिकी का मूल्य कार्य है। पौधे में आकृति सुधार, उपज एवं गुणवत्ता के वृद्धि के उर्वरक सिंचाई के साथ साथ सहिष्णुता, कीट विधि, रोग किस्मों का विकार एवं जीव्य अजीव्य प्रभाव रोधी किस्मों का विकास आदि इस विधि का मुख्य कार्य है। पादप प्रजनन एवं आनुवंशिक विज्ञान में नए नए विधियों जैसे बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग आदि विधाओं को जुड़ने एवं पादप प्रजनन को विज्ञान का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत एवं बहुआयामी हो गया है। उद्यान मतलब हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जहाँ उद्यानिक फसलों जैसे फल, सब्जी, फूल, औषधीय एवं सुगंधित पौधों से संबंधित उत्पादन में की आधुनिक विषय को सिद्धांतों को एवं अध्ययन विस्तृत रूप से किया गया है। आमदनी बढ़ाने कृषि भूभाग को सिमटाना, शहरी कृषि भाग, बगीचों, पार्क एवं घरों, छतों को सजाने इत्यादि की जरूरतों के लिए उद्यान विज्ञान के अत्यधिक महत्व है। नेट, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस अत्यधिक खेती को उद्यान विज्ञानों के नए क्षेत्र हैं। कीट विज्ञान परंतु विज्ञान की एक शाखा है। कृषि में इंटोमोलॉजी, किंतु कारण फसलों कीट के विज्ञान को समझना तथा फसल को क्षति से बचाना कीट विज्ञान का मुख्य कार्य है। कीट प्रबंधन के तरीका ढूंढना आज के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। कीट विज्ञान में न सिर्फ हानिकारक कीटों का अध्ययन किया जाता है बल्कि लाभदायक कीटों जैसे मधुमक्खी, रेशम, ला कीटों उत्पादन तकनीकों का अध्ययन किया जाता है। पौधारोग, फूफुंद जीवन विषय तथा पोषक तत्वों की कमी आदि के कारण फसलों को विभिन्न प्रकार के बीमारियों क्षतिग्रस्त होती है। पौधा रोग विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पौधों को लगने वाली बीमारियों के कारण उनके समाधानों का अध्ययन किया जाता है। इस विज्ञान के अंतर्गत न सिर्फ हानि हो पहुंचाने वाले जीवों बल्कि अनेक लाभदायक जीवों को अध्ययन को उत्पादन किया जाता है जो बीमारियों को नियंत्रित करते हैं तथा पोषक तत्वों को उपलब्धि को भी सुनिश्चित करते हैं। प्रसार शिक्षा का कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कृषि संस्थाओं को विकसित कृषि शोध के तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने के सरल, सटीक और समयप्रेस तथा संवादों से जुड़े तरीकों का अध्ययन किया जाता है। प्रसार शिक्षा का मुख्य कार्य जन सहभागिता के द्वारा क्षेत्रीय आधार पर चिन्हित तकनीकों के जन जन तक पहुंचाया तथा उनका मूल्यांकन करना, सर्वाधिक उपयोग तकनीकों को प्रचलित कर किसानों को स्वावलंबी बनाना है। कृषि अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमी, कृषि अर्थशास्त्र कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों को कृषि क्षेत्र में समायोजन को अध्ययन किया जाता है। इस विज्ञान के अंतर्गत लाभकारी खेतों का मूल्यांकन, निर्धारण, संसाधनों को सुनिश्चित उपयोग, बाजार, ऋण, मजदूर, सहकारिता आदि किसान अध्ययन किया जाता है। कृषि अर्थशास्त्र एवं सामाजिक विज्ञान जो कृषि या कृषि से जुड़े उत्पादों एवं सेवाओं को उत्पादन, वितरण एवं उपभोग को दर्शाता है। प्रेषण एवं प्रबंधन किसान के दृष्टिकोण से उनकी खेती का उद्योग में सिद्धांतों के उपयोग एवं संबंधित विषय वस्तु है। प्रक्षेत्र प्रबंधन कृषि अर्थशास्त्र के बृहत क्षेत्र में एक विशिष्ट शाखा है जिनके साधन एवं तकनीक अर्थशास्त्र के नियमों के द्वारा संचालित होते हैं। कृषि अभियंत्रण मुख्यतः व्यवहारिक भौतिक विज्ञान की शाखा है। कृषि अभियंत्रण के खासकर कृषि के विभिन्न कार्यकलापों में काम आने वाले यंत्रों की खोज, व्यवहार आदि के बारे में अध्ययन के साथ साथ सिंचाई एवं जल निकास एवं भू संरक्षण पर आधारित शोध पर किया जाता है। वर्तमान समय में संरक्षित कृषि तथा शून्य कर्षण मतलब जीरो टिलेज के साथ सीमित मानव संसाधन के कारण विलंबित कृषि को लाभकारी कृषि के स्वरूप प्रदान करने में इसकी प्रमुख भूमिका है। कृषि सांख्यिकी व्यवहारिक गणित की एक शाखा है जिसका उपयोग अवलौकिक आंकड़ों पर आधारित होता है। इन आंकड़ों का विज्ञान भी कहा जाता है। सामान्यतः सांख्यिकी को विभिन्न अर्थों से समझा जाता है। जब एक ही प्रकृति आंकड़ों के विभिन्न कारकों के प्रभाव से मित्रता पाई जाती है तो उस स्थिति में कृषि सांख्यिकी के द्वारा आंकड़ों में उन कारकों तथा उनके प्रभावों के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आंकड़ों का एकत्र करना, वर्गीकृत करना और विश्लेषित करना, आंकड़ों की व्याख्या करना आदि के एवं सांख्यिकी विधियों के नाम से जानते हैं। संक्षेप में कृषि सांख्यिकी के आंकड़ों विज्ञान को उस शाखा के रूप में जानते हैं जो सांख्यिकी विधियों के व्याख्या करते हैं। कृषि सांख्यिकी का आंकड़ा आधारित जानकारी का विश्लेषण एवं व्याख्या करने की क्षमता रखता है। यह वह विज्ञान है जिसके आंकड़ों को एकत्र करना एवं उसकी पुष्टिकरण, विश्लेषण तथा व्याख्या करने के सिद्धांत में विधियों अध्ययन किया जाता है। कृषि संख्याओं को व्यवहार कृषि शोध के क्षेत्र में विशेष रूप से किया जाता है। अब इसका यूनिट 3 है
एनसीईआरटी का आप सभी का स्वागत है। भारत में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कृषि संसाधन मानव जन्म के साथ ही संस्कृति का उदय हुआ। संस्कृति ही राष्ट्र की उन्नति एवं प्रगति का मापदंड है। भारतीय संस्कृति का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। ऋग्वेद में बैल द्वारा चलित लकड़ी के हल से जोतकर बोए हुए बीज उससे उत्पन्न अन्न को शस्य कहा गया है, मतलब एग्रीकल्चर कहा गया। वर्ष 1880 में भूखमरी आयोग के अनुशंसा कृषि विभाग का गठन हुआ। 1880 में भूखमरी आयोग की अनुशंसा पर कृषि विभाग का गठन हुआ और 1890 में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर के सलाहकार डॉक्टर जे वेलकर ने आधुनिक कृषि की नींव रखी। इनके अनुशंसा के आलोक ने 1892 ईस्वी में इंपीरियल कृषि रसायन विधि में 1901 में इंपीरियल कवक रोग विज्ञान माइकोलॉजी तथा 1903 ईस्वी में इंपीरियल कीट विज्ञान की नियुक्तियां हुई। देश की कमजोर कृषि के कारण होने वाले भूखमरी की भयंकर घटनाओं को निवारण के लिए कृषि अनुसंधान एवं कृषि शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए भारत में विभिन्न संस्थाओं को सन 1905 और 8 में कृषि महाविद्यालयों के क्रमशः सबौर, कानपुर, नागपुर एवं कोयम्बटूर, पुणे, लैलाकार और पश्चिम पाकिस्तान में खोले गए। साथ ही देश के प्रथम कृषि अनुसंधान संस्था 1905 में पूसा, समस्तीपुर और बिहार के स्थापित हुआ, जो 1934 में भूकंप में क्षतिग्रस्त होने के कारण 1936 ईस्वी में पूसा नई दिल्ली में पुनः स्थापित हुआ, जिससे देश की आज़ादी के भारतीय कृषि अनुसंधान IR से नाम से जाना गया। रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर अनुशासन ने 16 जुलाई 1929 को इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना पूसा में हुई। इसकी स्थापना के बाद देश में क्रमबद्ध कृषि शिक्षा एवं इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर स्थापना पूसा इसकी स्थापना के बाद देश में क्रमबद्ध शिक्षा एवं अनुसंधान तथा प्रसार पर कार्य प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य कृषि, पशुपालन, मत्स्य तथा कृषि विषय पर आधारित देश के प्रमुख एवं दूर दराज क्षेत्रों पर प्रायोगिक एवं मौलिक अनुसंधान पर विकसित करना था। आज यह विश्व के प्रमुख शोध एवं प्रसार कार्यों के लिए संसाधनों के रूप में चिन्हित हुआ है, जिनके नियंत्रणाधीन 48 राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान को 5 राष्ट्रीय संस्थान और डीम्ड विश्वविद्यालय के तौर पर है। मतलब 48 है राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, 5 राष्ट्रीय संस्थान जो डीम्ड विश्वविद्यालय के तौर पर है और 33 केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है और 24 कृषि अनुसंधान केंद्र है और 91 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत 630 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत है। पूरे देश में कृषि को शिक्षण और अनुसंधान एवं प्रकार कार्यों से संबंधित नीति निर्धारण एवं आधारभूत संरचना के विकास के साथ साथ आर्थिक सहयोग को संपूर्ण जिम्मेवारी काउंसिल की और काउंसिल देश में किसानों एवं कृषि आधारित चुनौती एवं समस्याओं को समाधान के लिए विगत 8 दशकों से कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य पर कृषि विश्वविद्यालयों के साथ परस्पर सहयोग एवं सहभागिता के आधार पर निरंतर कार्य कर रही है। देश की आज़ादी के पश्चात इस इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के नाम से भी जाना जाता है। कुल राज्य में कृषि विश्वविद्यालय 100। आचार्य NG रंगा कृषि विश्वविद्यालय राजेंद्र नगर हैदराबाद जो 1965 में है, ANGRU इसका संक्षिप्त नाम है। आनंद कृषि विद्यालय आनंद गुजरात, तो आप सभी लोग देखेंगे बराबर इसके ऊपर अति होता है, जो 2004 में हुआ। AAU असम कृषि विश्वविद्यालय जोराहट असम 1959 में हुआ। AAU राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर 1970 में। RAU बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो बिरसा मुंडा जी हैं जो वो झारखंड के 1980 में। चौधरी चरण सिंह हरियाणा 1970। कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलोर वाला 1965 में। कृषि विज्ञान विद्यालय धरकल UA 1980 से। जवाहरलाल नेहरू JNU जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय 1964 में। इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय कृषिनगर छत्तीसगढ़ में। डॉक्टर बाला साहेब स्वतः एवं कोकण कृषि विश्वविद्यालय दुबली महाराष्ट्र। महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय राहुरी महाराष्ट्र। फुले साहेब महाराष्ट्र, ये तो आपको याद ही रहेगा। मराठावाड़ा कृषि विश्व मराठा महाराष्ट्र MAU। उड़ीसा एवं कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भुवनेश्वर 1972 OUAT। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय पंजाब में 1963 में। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर 1972 में। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर 1975। गोविंद वल्लभ भाई कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर 1907 में। नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कमरा 1976 में।
विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय एंड मोहनपुर नदिया कल्याण 1974 बीसी के भी उत्तर बंग कृषि विश्वविद्यालय कुछ बिहार 2001 में, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबर विद्यालय 2010 में, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एवं टेक्नोलॉजी 2010 में, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस एवं बागलकोट कर्नाटक 2010 में, केरल वेटनरी यूनिवर्सिटी 2010 में, महाराष्ट्र पशु विज्ञान एवं मत्स्य विश्वविद्यालय 1995 में, केंद्र कृषि विद्यालय एक है, केंद्रीय कृषि विद्यालय इम्फाल मणिपुर 2000 में हुआ, दिम्ड विश्वविद्यालय संस्था भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था पूसा रोड नई दिल्ली में IARI, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान इज्जतनगर IVRI उत्तर प्रदेश में, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल हरियाणा NDRI, केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान मुंबई में है CIFE, केंद्रीय इलाहाबाद सैम हैगविंतर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस इलाहाबाद AAI, इंस्टीट्यूट ऑफ फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर अलग से 1910 में है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ उत्तर AMMU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, विश्व भारती शांति निकेतन, कृषि विज्ञान ग्रामीण विकास नागालैंड विश्व एवं मेदजी फेमा नागालैंड। और अब देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म है और इसका पूरा पान नाराम का क्या है NARM नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट 1970 राज्य हैदराबाद में हुआ है, NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स 1985 करनाल हरियाणा में, NBFGR नेशनल ब्यूरो ऑफ जेनेटिक रिसोर्स 1980 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स 1976 हुआ नई दिल्ली में हुआ था, NBSLUP नेशनल ब्यूरो ऑफ सर्वे एवं लैंड यूज प्लानिंग 1976 नागपुर, NCRP नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च 1991 में, NDRA नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट 1955 करनाल हरियाणा, NBHR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस, NBFGR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, NBPGR, NBSLP नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल एवं लैंड यूज प्लानिंग, NCAEPR नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, NDRA नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, NIAG नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक, NRCA नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, NRCC नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑन कैमल, NRCC नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस, NRCC नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राउंडनट मूंगफली, NRCIPR नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पोस्ट मैनेजमेंट, NRCM नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, NRCMRT नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मशरूम एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, NCS नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सरगर, NRCMP नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मेडिसिन एंड एरोमेटिक, NRCOG नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ओनियन एवं गार्लिक, NRCS नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोयाबीन, NRCWS नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर विद साइंस, NSI नेशनल रिसर्च शुगर इंस्टीट्यूट, NRC नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची मुजफ्फरपुर बिहार, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मशरूम सोलन हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट CARI सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पोर्ट ब्लेयर अंडमान एवं निकोबार, CRI सेंट्रल रिसर्च एवं इंस्टीट्यूट 97 इज्जतनगर में, कचरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर है जो 1959 में हुआ था, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 1955 भोपाल, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेकिंग वाटर एक्वाकल्चर 1987, सेंट्रल इनलैंड कैप्चर एंड द फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट 1947, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर 1987, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी 1957, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब प्रैक्टिकल हॉर्टिकल्चर 1984, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एवं पैरामेडिक CSR लखनऊ में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एवं बायोलॉजी 1982 हिसार हरियाणा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गैस 1970 मखदूम उत्तर प्रदेश, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट 1970, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट 1949, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फूड फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर 1985 हैदराबाद आंध्र प्रदेश, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड प्लांट 1953,
Central Rice Research Institute 1946, Central Soil Salinity Research Institute 1969, Central Tuber Crop and Research Institute 1960, Thiruvananthapuram, Kerala, Central Tobacco Research Institute 1947, Rajahmundry, Andhra Pradesh, Central Plant Crop Research Institute, Kasaragod, Kerala, National Institute of Agriculture Extension 1993, Hyderabad Management, CGIAR, Consultative Group on International, संयुक्त राज्य अमेरिका स्थापना 1971, सामान्य कृषि अनुशासन CIAT, सेंट्रो एग्रीकल्चर दी एग्रीकल्चर टिपिकल कैली कोलंबिया 1900 से कसाविन सुधार सीमेट, सेंट्रो इंटरसेट ऑफ मैनेजर दी मेजट्राइगो एल बतान मैक्सिको 1966, गेहूं मक्का सीमेट गेहूं मक्का के लिए है, CIP इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटैटो लीमा पेरू 1970, आलू इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस रोम इटली, कृषि एवं फसलों संग्रह कृषि एवं वैज्ञानिक जनतक, ICRD इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एवं ड्राई एरियाज एफ्रोसीरिया 1900, मसूर, इक्रिसेट इंटरनेशनल फॉर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स परिस्थिति हैदराबाद 1972, ज्वार बाजरा मूंगफली चना अरहर, IITA इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर बादाना नजरिया 1960, गेल लेगू जर एवं कंद फसलें, इल्स्का इंटरनेशनल लाइक स्टॉक सेंटर आदिस अबाबा इथोपिया 1970, पशुधन विकास इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लॉस बोनस फिलीपींस, धान अनुसंधान वेस्ट अफ्रीकन राइस डेवलपमेंट एसोसिएशन 1900, धान का विकास प्रमुख अनुष्ठान और एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च 1905 में नई दिल्ली, IASRI इंडियन एग्रीकल्चर स्टेटिक्स रिसर्च 1950, पूसा नई दिल्ली, IGFR इंडियन ग्रासलैंड एवं फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट 1960, झांसी उत्तर प्रदेश, IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर 1966, हैदराबाद बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च 1984, कानपुर उत्तर प्रदेश, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ उत्तर प्रदेश, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट 1982, इज्जतनगर उत्तर प्रदेश, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट 1952, कम्बेतूर तमिलनाडु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च 1970, कालीकत केरल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी उत्तर प्रदेश। आप सभी का स्वागत है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन भारत एवं बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र। एग्रो क्लाइमेटिक जोन कृषि जलवायु क्षेत्र में भूमि की एक इकाई है। उनकी अधिकांश जलवायु दशाओं के समानता रहती है ताकि एक निश्चित एवं प्रभेदों के समूह के लिए अनुकूल होती है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन इज द लैंड यूनिट टर्म्स फॉर द मेजर क्लाइमेट्स सस्टेनेबल फॉर a certain रेंज ऑफ क्रॉप्स एंड कल्टीवर्स। एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स रीजन कुछ पारिस्थितिक क्षेत्रों कृषि जलवायु क्षेत्र की तरह ही पृथ्वी की सतह पर भूमि की एक इकाई है जिसका निर्धारण सूक्ष्म जलवायु दशाओं जैसे जलवायु, मिट्टी, उपलब्ध जल क्षमता एवं फसलों की उगने की अवधि है के चलते बनी विभिन्न परिस्थिति पर की गई है। एग्रो इकोलॉजिकल रीजन इज एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड कैरेक्टराइज डिस्टिंक्ट इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू द माइक्रो क्लाइमेट एक्सप्रेस बाय द सॉइल्स, वेजिटेशन एंड द फौना एंड द एक्वेटिक सिस्टम्स। किसी जलवायु क्षेत्र में समुचित विकास हेतु किसी जलवायु क्षेत्रों की योजना एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग का शुभारंभ योजना आयोग के द्वारा सन 1988 में 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय अनुसंधान एवं वैज्ञानिक ढंग से प्रवर्धन करना है ताकि बढ़ती हुई 5S फूड, फीड, फोडर, फाइबर एवं फ्यूल, 5F होता है फूड, फीड, फोडर, फाइबर एवं फ्यूल की आवश्यकता की पूर्ति उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के पर्यावरण स्तर पर बगैर कुप्रभावित करके किया जा सके। इस उद्देश्य से संपूर्ण सोच एवं होलिस्टिक अप्रोच कहा जाता है जिसमें फसल उत्पादन को संबंधित क्रियाओं को एलाइड एक्टिविटीज से उचित मिलाप एंड इंटरेक्शन किया जाता है। अतः इस क्षेत्रीय योजना के संतुलित क्षेत्रीय वृद्धि के लिए किसी जलवायु कारकों को तथा वर्षपात, तापमान, मिट्टी के किस्में में जल संसाधन, धरातल एंड टोपोग्राफिक, समुद्र जल तक ऊंचाई, अधिकांश फसल प्रणाली एवं कृषि प्रणाली पशु, प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर लागू की गई है ताकि ग्रामीण क्षेत्र के आमदनी बढ़े तथा क्षेत्रीय विभिन्नता से कम हो। कृषि ऑब्जेक्टिव्स क्या है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स का? एग्रो क्लाइमेटिक जोन का क्या है ऑब्जेक्टिव? विभिन्न क्षेत्रों जोन्स में पोटेंशियल एंड प्रोस्पेक्ट की सही विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना,
राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य उपयोगी वस्तुओं का विरुद्ध मांग तथा एवं उपलब्ध के मध्य संतुलन कायम रखना, उत्पादन एवं अधिकतम का शुद्ध लाभ प्रदान करना, भूमिहीन श्रमिकों एवं लाभार्थ अतिरिक्त रोजगार के अवसर को विकसित करना, अपने उपलब्ध प्रकृति एवं अनुसाधन के मुख्य रूप से भूमि, जल एवं वानिकों के वैज्ञानिक एवं टिकाऊ सस्टेनेबल उपयोग हेतु भविष्य के दीर्घकालीन ढांचा तैयार करना। भारत एवं कृषि जलवायु क्षेत्र। हमारे देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र 329 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें करीब 143 मिलियन हेक्टेयर में खेती की जा रही है। विभिन्न स्रोतों एवं सिंचाई की सुविधा मात्र 33% क्षेत्र में ही है। योजना आयोग ने देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र के जल के बाहुल्य, वाटर सरप्लस, जल की कमी एवं वाटर डिफिशियंट तथा फसल प्रणाली क्रॉपिंग सिस्टम के आधार पर निम्नलिखित 15 कृषि जलवायु क्षेत्र अकॉर्डिंग टू एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स 15। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स में कितना 15 कृषि होंगे। निम्नलिखित है 15 है। वेस्टर्न हिमालय रीजन, ईस्टर्न हिमालय रीजन, लोअर गैंगेटिक प्लेन्स, क्लाइमेटिक मिडिल गैंगेटिक प्लेन रीजन, अपर गैंगेटिक प्लेन रीजन, ट्रांसजेनिक प्लेन रीजन, ईस्टर्न प्लेट्यू एंड द हिल रीजन, सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल रीजन, वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन, साउथ वेस्ट प्लेट्यू हिल रीजन, ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन, वेस्ट कोस्ट एंड द प्लेन घाट रीजन, गुजरात प्लेन एंड हिल रीजन, वेस्टर्न ड्राई रीजन एंड द आइसलैंड। बाद में यह मालूम किया गया कि यद्यपि 15 क्षेत्र विविध रूप से कृषि जलवायु दर्शाव को दर्शाते हैं, लेकिन यदि सूक्ष्म विविधताओं को ध्यान में रखें तो निश्चित ही विविध योजना तैयार करने में उपयुक्त विविध क्षेत्रों को सही रूप से समानता एंड होमोजेनिटी नहीं दर्शाएंगे। इन सीमाओं में लिमिटेशन को ध्यान रखते हुए इन 15 क्षेत्रों को वहां से विशेष भूमि, धरातल, जलवायु एवं फसल पद्धतियों के अनुसार पुनः उपयोग क्षेत्रों को सब जोन में बांटा गया। उप क्षेत्रों को रेखांकन एवं डिमार्केशन हेतु भारतीय अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के NARP के 127 क्षेत्रों को भी लिया। इस प्रकार से 15 कृषि जलवायु क्षेत्र को पुनः 72 सब जोन तथा 436 जिला में विभाजित किया गया है। NARP के अनुसार 127 है और इससे 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में, फिर उसका सब जोन 72 है और 436 जिला विभाजित किया गया था। भारत में कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र, इसका वर्गीकरण फसल के वृद्धि काल, ग्रोथ पीरियड तथा रेनफॉल तथा अवेलेबल वाटर कैपेसिटी, मिट्टी, सॉइल तथा जलवायु क्लाइमेट के आधार पर किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत के कुल 20 कृषि पारिस्थितिक एग्रो इकोलॉजिकल रीजन जोन में बांटा गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान अकॉर्डिंग टू इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के अनुसार एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कितना में 20 में बांटा गया और जिन्हें पुनः 60 उप एग्रो इकोलॉजिकल सब रीजन में 7 में बांटा गया है, विभक्त किया गया है। क्षेत्र के एग्रो क्लाइमेट, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र 94.2 लाख हेक्टेयर है, जिसमें करीब 48.4 लाख हेक्टेयर खेती में की जा रही है, जबकि 35.2 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि विभिन्न स्रोतों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। बिहार की जलवायु शुष्क, ट्रॉपिकल एवं सर्द कटिबंध है। यहाँ वर्ष जल एवं भूमि को ग्राउंड वाटर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तथा यहाँ की मिट्टियाँ काफ़ी उपजाऊ है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत विश्वविद्यालयों द्वारा इस राज्य के मृदा एवं वर्षपात, तापमान तथा फसल पद्धति के क्रॉपिंग पैटर्न के आधार पर 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया। इस प्रकार है। कृषि जलवायु क्षेत्र, उत्तम पश्चिमी जलोढ़ मैदान, कृषि जलोढ़ 2, उत्तर जलोढ़ 2, कृषि जलवायु क्षेत्र 3 और दक्षिण जलोढ़ 3। वह पुनः 2 भागों में बांटा गया। कृषि जलवायु थर्ड ए, कृषि जलवायु बिहार जलोढ़ मैदान है। कृषि जलवायु क्षेत्र 3B और दक्षिण पश्चिम बिहार जलोढ़ मैदान, पश्चिम चंपारण एवं पूर्व। देखिए तालिका विभिन्न कृषि क्षेत्रों के अंतर्गत जिलों में एवं फसलों, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, वैशाली और समस्तीपुर और बेगूसराय। यहाँ पर क्या उगाया जाता है? धान, गेहूँ, मक्का, दलहन, अरहर, तिलहन, ईख, आलू, तंबाकू और उद्यानिक फसलें जैसे लीची, आम, केला, मखाना, सिंघाड़ा। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया तथा भागलपुर जिले के गंगा के उत्तरी भाग में नवगछिया क्षेत्र में धान, गेहूं, मक्का, गरमा, मूंग, राई, सरसों, जूट, उद्यानिक फसलों जैसे आम, बेल, केला, पपीता, कदई वर्गीय सब्जी, मिर्च, हल्दी और शेखपुर में लखीसराय, जमुई, मुंगेर में, भागलपुर और बांका। भागलपुर में क्या होगा? धान, गेहूं, मक्का, चना, मसूर,
मूंग, तीसी, राई, सरसों तथा आधुनिक फसलों के जैसे आम, अमरूद, केल, बेल, कटहल, परवल, आलू, प्याज, मिर्च। नालंदा, नवादा, पटना, गया, जहानाबाद, अरवल, रोहतास, औरंगाबाद, भभुआ, भोजपुर और बक्सर में क्या उगाया जाता है? धान, गेहूं, मक्का, चना और सूरजमुखी का फूल भी बोलते हैं लोग, तथा उद्यानिक फसलों जैसे आम, प्याज, आलू और मिर्च। कृषि जलवायु क्षेत्र बिहार में कुल 38 जिले हैं। इस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंदर में 13 जिले आते हैं। इसकी कृषि जलवायु क्षेत्र की मिट्टियाँ में बलुआही दोमट संरचना है। पीए मान में 6.5 और 8.4 की यहाँ के 10 हैं। यहाँ का मुख्य फसल प्रणाली धान या मक्का पर आधारित है। कृषि जलवायु क्षेत्र इस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंदर में 8 जिले। इस कृषि जलवायु क्षेत्र की मिट्टियों की संरचना दोमट और बलुआही के केवल दोमट होती है। अधिकांश क्षेत्रों में पीएच का मान 6.5 to 7.8 के बीच पाया जाता है। यहाँ के उत्तरी पूर्व इलाके में कुछ स्थानों में पूर्णिया के मिट्टियों में हल्की अम्लीय भी पाई जाता है, जिसका पीएच 5.2 to 5.6 के बीच देखा गया है। इस कृषि जलवायु के क्षेत्र में मुख्य फसल प्रणाली धान तथा जूट पर आधारित है। इस क्षेत्र में के राज्य में कुल जूट का उत्पादन 90% से अधिक का योगदान है। इस कृषि जलवायु क्षेत्र 3 इस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंदर 17 जिला आते हैं। यहाँ के जलवायु क्षेत्र 1 और 2 से ज़्यादा शुष्क है। इस कृषि जलवायु क्षेत्र के मिट्टिया की संरचना बलुआही दोमट से दोमट है। कुछ क्षेत्रों में वे केवल दोमट मिट्टियाँ भी देखी गई है। इन मिट्टियों के पीएच की मान 6.8 to 8.0 बीच पाया गया। धान क्षेत्रों में मिट्टी की जिंक तथा सल्फर की कमी है। इस कृषि जलवायु क्षेत्र में दियारा तथा ताल भूमि को काफ़ी बड़े भूभाग में है। दियारा क्षेत्र का भूभाग है जो नदी के दोनों किनारे पर बरसात के जल एवं पलवंतित रहता है, तथा यह मिट्टियों को भूभाग में दायरा क्षेत्र का भूभाग है जो नदी के दोनों किनारे पर बरसात के जल में और पलवित रहता है। यहाँ मिट्टिया के हल्की मध्य संरचना की होती है। ताल क्षेत्र में दायरा क्षेत्र में प्राकृतिक बाधा एवं पराकर कतोरी नुमा भूभाग है जो बरसात के जल को पलवित रहता है एवं यहाँ की मिट्टिया के भारी संरचना की होती है। इस कृषि जलवायु क्षेत्र में मुख्य फसल धान पर आधारित है। ताल क्षेत्रों में दलहनी फसल चना और मसूर की खेती विविध पैमानों पर मुख्य फसल के रूप में की जाती है, जबकि दायरा क्षेत्र में मुख्य फसलों के मक्का, गेहूँ तथा परवल है। कृषि जलवायु क्षेत्र पुनः 2 भागों में बांटा गया है। कृषि जलवायु क्षेत्र ए दक्षिण पूर्व बिहार जलोढ़ मैदान। इस वर्ग में के अंदर 6 जिले आते हैं। ताल एवं क्यारी के काफ़ी भूभाग गंगा के दक्षिण छोर पे है। गंगा के दूर दक्षिण क्षेत्रों में मिट्टियाँ पुरानी जलोढ़ है, जहाँ के खरीफ मौसम का प्रमुख फसल धान है। उसके दक्षिण के पूर्व में फुट हिल्स ऑफ माउंटेन रेंज की मिट्टियाँ लेटराइट है। यहाँ असिंचित क्षेत्रों में खरीफ अरहर, अरंदी, मक्का, मूंगफली तथा तिल बोई जाती है, तथा रबी में या तो जमीन की परती रखी जाती है, गेहूँ की बुआई की जाती है। कृषि जलवायु क्षेत्र 3 भी दक्षिणी पश्चिमी बिहार जलोढ़ मैदान। इस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंदर बिहार के कुल 11 जिले आते हैं। इन कृषि जलवायु क्षेत्र में अधिकांश मिट्टी पुरानी जलोढ़ की संरचना के बाहरी केवल है। इन मिट्टियों के खरीफ मौसम में धान की खेती की जाती है। धान को काटने के बाद रबी में गेहूं की फसल लगाई जाती है। पटना में नवादा के गंगा के सतही इलाके में भूमि दियारा के एक ताल है। कैमूर के पहाड़ी क्षेत्रों में फुट हिल्स रेंज एंड माउंटेन रेंज की मिट्टिया में जल धारण क्षमता काफ़ी कमी है। वहाँ खरीफ मौसम में मोटे अनाज, अरंदी तथा कुछ तेलहनी फसलों की खेती की जाती है। रकबा ये सब तो आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इन नोट एक बार देख लीजिए। सिंचित क्षेत्र में प्रतिशत शुद्ध खेती के क्षेत्र ज्ञात किया गया। कृषि जलवायु क्षेत्र में ये विभिन्न क्षेत्रों में 16% जमुई और 33% शेखपुरा के अंतर्गत पाया गया है। इससे तो क्वेश्चन है। अब इसका है एग्रोनॉमी का मौसम एवं कृषि विभाग। कृषि मौसम का साथ अतुट संबंध है। अनुकूल एवं प्रतिकूल मौसम का फसल उत्पादन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पौधे के पुष्पन में दानों के भराव, ग्रेन फिलिंग के समय यदि बादल रहित खुला मौसम के सामान्य तापमान रहता है तो दाने अधिक संख्या में बनेंगे। वृष्टि की उसी प्रकार से पक रही फसलों की यदि ओले के साथ वृष्टि होती है तो सारी फसल नष्ट हो जा सकती है। अतः कृषि की सफलता मौसम की अनुकूलता का घोटक है। वेदर इज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट ए पार्टिकुलर प्लेस एंड टाइम। किसी संस्था विशेष एवं समय एवं वायुमंडल की स्थिति की मौसम है। वायुमंडल की स्थिति परिवर्तन के जिन बातों पर आंका जाता है
उन्हें हम मौसम के तत्व के नाम से जाना जाता है। जब हम मौसम की बात करते हैं तो वो एक छोटी सी जगह जैसे गांव या कुछ वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र की बात एक छोटी सी अवधि जैसे कुछ घंटे या 2 दिन के संदर्भ में होती है, क्योंकि मौसम मौसम थोड़ी देर में बदल सकता है। जैसे धूप धूप अभी धूप है पर अचानक वर्षा हो सकती है। आर्द्र मौसम अचानक तेज हवा में परिवर्तन की जा सकती है। थोड़ी थोड़ी दूर पर मौसम में बदला सा हो सकता है, कहीं धूप और कहीं छाँव। यही कहीं वर्षा हो रही तो कुछ देर साफ मौसम हो सकता है। किसी भी स्थान पर जलवायु की वस्तुतः उस स्थान के मौसम पर आधारित होती है, परंतु यह आजकल स्थान विशेष के औसत मौसम पर आधारित होता है, जो थोड़ी लंबी अवधि तक औसत होता है। अर्थात जलवायु के किसी स्थान के विशेष के मौसम की औसत इसी क्लाइमेट इज द एवरेज स्टेट ऑफ वेदर ऑफ ए प्लेन। जलवायु इस क्षेत्रों के जैसे जिला, राज्य, देश या महादेश के आंकलन अपेक्षाकृत लंबी अवधि के लिए जैसी महीना, ऋतु एवं वर्ष भर के लिए किया जाता है। मौसम तथा क्षण क्षण के परिवर्तनशील पर जलवायु कई परिवर्तन आसानी से नहीं होता। जलवायु के हल्के परिवर्तन से भी सैकड़ों या हजारों वर्ष लग सकते हैं। मौसम आंकलन मौसम के तत्वों की स्थिति पर किया जाता है। मौसम के तत्व: तापमान, सूर्य की प्रकाश, आर्द्रता, वर्षा, वायु दाब, चक्रवात एवं पृथ्वी चक्रवात। पौधों का अंकुरण, बधाव और प्रजनन एवं बीज निर्माण के लिए तापमान की एक खास स्थिति की आवश्यकता होती है। प्रत्येक फसल के पौधों के लिए उनके जीवन काल में क्रिटिकल अवस्था पर तापमान एवं विशेष स्तर पर उनके लिए सर्वश्रेष्ठ ऑप्टिमम होती है, परंतु पौधे तापमान में एक बड़े दायरे रेंज तक के विकसित हो सकते हैं। पर सभी प्रकार के पौधे के लिए एक न्यूनतम अधिकतम तापमान स्तर होता है, जिससे कम या अधिक तापमान होने पर पौधे का विकास पूर्णतः अवरुद्ध हो जाता है। तापमान एवं पौधे के विकास के बीच सशक्त तालमेल है, जिसके आधार पर वैज्ञानिकों ने माना है कि अपने जीवन काल में विशेष किस्म पौधे कुल कितने तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए पौधे के जीवन काल के लिए प्रत्येक दिन अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान की औसत निकाला जा सकता है। उसके आधार पर अब बेस टेम्परेचर घटा दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त प्रतिदिन की तापमान बीज की बुआई को लेकर और फसल के परिपक्व होने तक की जोड़ते जाते हैं। हर फसल के लिए एक आधार तापमान नियत कर दिया जाता है। यह वह न्यूनतम तापमान होता है जिसके नीचे पौधा वृद्धि बिल्कुल अवरुद्ध हो जाता है। इस प्रकार के प्राप्त तापमान 1.5 डिग्री इन हीट यूनिट का नाम दिया गया है। 1.5 डिग्री अधिक तापमान एवं न्यूनतम तापमान आधार तापमान सामान्यतः 5 वर्षों की गर्मा ऋतु के फसलों के आधार पर 10 सेंटीमीटर माना गया है। शीतकालीन फसलों के लिए 5 सेंटीमीटर और इस सूत्र की कई कमियों परंतु फिर भी कभी हद तक फसलों के अनुरूप तैयार होती है। तापमान के उपरोक्त प्रभाव के फलस्वरूप एक ही फसल के किस्म में कटिबंधीय प्रदेश में कम दिनों तक पक के तैयार होती है, जबकि उस समय किस्मों में समशीतोष्ण एवं कटिबंधीय क्षेत्रों में पकने के बहुत ज़्यादा समय लगता है। गेहूं की जो किस्म बिहार के राज्य में 120 से 130 दिनों में पकती है, वह पंजाब में पकने में 150 से 160 दिन लगे। उस प्रकार के उस क्षेत्रों की एक वर्ष में खेत में 4 फसल ली जाती। जैसे जैसे अक्षांश वृद्धि होती एक वर्ष में काटी जा सकती है। फसलों की संख्या घटती जाएगी। समशीतोष्ण कटिबंध ऊंचे अक्षांश वाले क्षेत्रों में, ये ध्रुवीय क्षेत्रों को साल बस एक फसल ली जा सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आधार तापमान के कम तापमान होने वाले पौधों की वृद्धि बिल्कुल रुक जाती है, जो तापमान में बढ़ने के लिए पुनः शुरू हो जाता है। कभी कभी तापमान से ज़्यादा काम हो जाने पर पौधे पर पहले प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस फसल के काफ़ी क्षतिग्रस्त हो सकती है। उसी प्रकार 45 से अधिक तापमान होने पर पौधे के परागण एवं दानों के पुष्टि होने की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, परंतु एक कृषिगत क्षेत्रों में अपेक्षाकृत काफ़ी कम है, जहां उच्च तापमान में महत्वपूर्ण क्षति पहुंचाने की संभावना है। तापमान के प्रभाव प्रकाश विश्लेषण की क्रिया पर भी पड़ता है। जब प्रकाश की तीव्रता कम हो तो तापमान का प्रकाश संश्लेषण पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु उच्च प्रकाश तीव्रता की स्थिति के तापमान वृद्धि के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण यदि अन्य कारक की स्थिति हो तो निश्चित तापमान में जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है उसी अनुपात में प्रकाश के संश्लेषण भी बढ़ता है। प्रत्येक 10 सेंटीमीटर तापमान बढ़ने पर प्रकाश की संश्लेषण 10 से पहले दुगुनी हो जाती है। तापमान किसी लगभग हर पहलू जैसे मृदा निर्माण एवं कार्बनिक पदार्थों पर अपघटन, विश्व में विभिन्न हिस्सों पर कृषि पद्धति और बीमारियों तथा हानिकारक कीट तथा पशुपालन पर प्रभाव पड़ता है। सूर्य के प्रकाश सूर्य ऊर्जा के एकमात्र स्रोत है, जिससे सूर्य कृषि की ओर बढ़ना
वरना जीवन के आधार है। सूर्य के प्रकाश के वायुमंडल की धरती दोनों का आवश्यकता गर्मी प्राप्त होती रहती है। यह गर्मी के वाष्पीकरण का बादल निर्माण एवं वर्षा के कारण है जो धरती पर जीवन का आधार एवं सूर्य प्रकाश सबसे बड़ा योगदान है। प्रकाश संश्लेषण के रूप में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन होकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करने की सहायता होती है। पौधे के पत्तियां तक पहुंचाने वाला प्रकाश संश्लेषण सक्रिय तथा वेवलेंथ 750 से 400 मिली माइक्रोन के बीच होता है। लगभग 60% इंफ्रारेड तथा 1% पराबैंगनी अल्ट्रा वायलेट होता है। प्रकाश संश्लेषण का सक्रिय प्रकाश का भी लगभग 2% भाग का कार्बोहाइड्रेट निर्माण के कार्य में लगता है। शेष अतः ताप ऊर्जा में ही परिवर्तन हो जाता है। प्रकाश डे ड्यूरेशन का भी फसलों का व्यापक प्रभाव पड़ता है, जिससे जितने समय तक पौधों को सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होता है उतने ही समय में हरी पत्तियां को प्रकाश संश्लेषण के कार्य होता है। अतः लंबे दिनों तक तथा गर्मी के दिनों में ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण हो पाता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रभाव पौधों को पुष्पन पर भी पड़ता है। कुछ खास जाति के पौधों को पुष्पन होने के लिए निश्चित क्रांतिक अवधि के दिन की लंबाई की आवश्यकता होती है। जब तक ऐसे पौधे की उस आवश्यकता को पूर्ति नहीं होती तब तक उनमें से पुष्पन होगा ही नहीं। प्रकाश के दिन में लंबाई के इस प्रभाव के आधार पर फसलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट एंड डे नेचर। शॉर्ट डे प्लांट मतलब अल्प प्रकाशपेक्षी प्लांट। इस वर्ष में पौधों को पुष्पित होने के लिए एक निश्चित क्रांतिकाल के छोटी लंबाई के दिन प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए यदि किसी अल्प प्रकाशपेक्षी पौधे का क्रांतिकाल 10 घंटा हो तो उसे पुष्पित होने के लिए ऐसे दिनों की आवश्यकता है जो 10 घंटे या उससे छोटे। यदि दिन की लंबाई 10 घंटे जरा से भी अधिक रहती तो उस पौधे को कभी भी पुष्पित नहीं हो सके। मक्का, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, तंबाकू, लोबिया, मूंग, धान पारंपरिक उच्च केंद्र अल्प प्रकाशपेक्षी फसलों की श्रेणी में आते हैं। लॉन्ग डे प्लांट इस वर्ग में पौधों के दिन की लंबाई हेतु क्रांतिक काल होता है। यदि किसी दीर्घ प्रकाश पौधों का क्रांतिकाल 14 घंटा तो इसका तात्पर्य यह है कि पौधा तभी पुष्पित होगा जब दिन की लंबाई 14 घंटा या उससे अधिक हो। यदि दिन की लंबाई 14 घंटे से जरा से भी कम होती है तो वो पौधा कभी भी पुष्पित नहीं हो सकता। गेहूँ, जौ, बरसी, मटर, चना, मसूर आदि दीर्घकाल के प्रकाश पेशी फसलें। यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि अल्प प्रकाशपेशी और दीर्घ प्रकाशपेशी दोनों ही प्रकार के पौधों को क्रांतिकाल 12 घंटे से कम ज़्यादा हो सकता है। दिवस डे नेचुरल प्लांट। कुछ फसलों या पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें पुष्पन दिवस की लंबाई से अपेक्षित होते हैं। कपास, सूर्यमुखी, टमाटर, धान की बौनी किस्में इसी श्रेणी में फसलें हैं। ह्यूमिडिटी आर्द्रता वायुमंडल की उपस्थिति, जल वाष्प की मात्रा, हवा में जल वाष्प की मात्रा, तापमान की एवं हवा की गति पर आधारित है एवं हवा जल वाष्प एवं वायुमंडल के वितरित करती है। जब किसी निश्चित तापमान पर हवा की अधिक जल वाष्प की धारणा करने की क्षमता नहीं हो तो उसका संतृप्त आर्द्रता कहते हैं। तापमान जितना अधिक होगा वायु की जलधारण क्षमता उतना ही अधिक होगा। यदि संतृप्त आर्द्रता वाले वायु का तापमान कम होता है तो कुछ जल वाष्प ओस, कुहासा, बादल आदि के रूप में घनीभूत हो जाती है। भूमंडल के वायुमंडल के बीच निरंतर जल वाष्प आदान प्रदान चलता रहता है। जल वाष्प जैसे ही वायु को पहुंचता है उसके विसरण एवं संवहन अथवा वायु के प्रभाव चारों ओर वितरण होने लगता है। वायु की आर्द्रता बताने के लिए निम्नलिखित परिभाषित शब्दों का प्रयोग किया जाता है: निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता एवं अपेक्षित आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता किसी भी निश्चित आयतन के वायु में निरपेक्ष आर्द्रता क्या है? निरपेक्ष आर्द्रता किसी भी निश्चित आयतन के वायु में उपस्थित जल वाष्प वास्तविक मात्रा का वजन इस ग्राम में घन मीटर व्यवस्थित किया जाता है। निरपेक्ष आर्द्रता जल वाष्प वजन के वायु का निरपेक्ष आर्द्रता जल वाष्प का वजन भाई वायु का आयतन घन मीटर होता है। सापेक्षिक आर्द्रता एवं अपेक्षित आर्द्रता। सापेक्षिक आर्द्रता प्रतिशत व्यक्ति की किया जाता है। सापेक्षिक आर्द्रता जितनी ज़्यादा होगी वायुमंडल में जल वाष्प उतना ही अधिक है। सापेक्षिक आर्द्रता हवा के वर्तमान जल वाष्प की वजन वाले संतृप्तता के लिए जल वाष्प का वजन इंटू 100। विशिष्ट आर्द्रता का हवा में उपस्थित जल वाष्प की वजन एवं जल वाष्प सहित हवा का वजन का अनुपात इसे किलोग्राम में व्यवस्थित करते हैं। विशिष्ट आर्द्रता जल वाष्प का वजन किलोग्राम, जल वाष्प सहित वायु का वजन किलोग्राम में। पोशाक को वह तापमान जिस पर हवा की कोई निश्चित मात्रा उसमें वर्तमान जल वाष्प के कारणों का संतृप्त हो जाती है। पोशाक की दूसरी परिभाषा वो भी दी जा सकती है कि हवा का वह तापमान जिसके
वर्तमान में अदृश्य जलवाष्प कण और दृश्य कण जल कणों को परिवर्तित हो जाए। वर्षा के अपेक्षित आर्द्रता 100% रहती और हवा संक्षेपित हो जाती है। वायुमंडल में अधिक आर्द्रता होने पर पौधों को द्वारा वाष्पोत्सर्जन कम होती है और मृदा जल की वाष्प इवोपरेशन की कमी होती है। कम आर्द्रता होने पर पौधे के जल एवं आवश्यकता को बच जाती है एवं सिंचाई के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। आर्द्रता बढ़ाने के लिए संभव कि पौधे के रोगों को एवं संघर्ष करने के लिए शक्ति कम हो जाती है। रोगों को प्रसार एवं प्रकोप अधिक है। रोगों को साथ साथ कीड़ों एवं संख्या का प्रकोप आर्द्रता पर बढ़ जाती है। वर्षा जल की कृषि के आधार पर वर्षा जल का सब प्रमुख स्रोत है। फसलों की सिंचाई तथा जल भूभागीय जल का नहरों में काफ़ी बड़े भूभाग पर प्राप्त होती है, परंतु ये स्रोत वास्तुतः वर्षा के अपेक्षित डिपेंडेंट। यही कारण है कि किसी स्थान विशेष में वैसी फसल लगाएंगे मुख्यतः वहाँ होने वाली वर्षा पर आधारित है। जिन क्षेत्रों में काफ़ी कम वर्षा होती है वहाँ एक ही फसल लगा पाना कठिन हो जाता है। जिन क्षेत्रों में अपेक्षित अधिक वर्षा होती है वहाँ धान, मक्का, पाट जैसी फसलों अधिक लगती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ज्वार, बाजरा, रागी जैसे फसलों को अधिक लगती है। दलहनी फसलों हर तरह की वर्षा वाले क्षेत्रों में लगती है। वायुदाब वायुमंडल तथा परिवर्तन में बना होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है हवा विरल होती जाती है और परंतु उपस्थित हवा का दबाव नीचे परत पर पड़ जाता है। इस प्रकार की पृथ्वी तब उसके ऊपर से परतों पर हवा का दबाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र तल के ऊपर उठते जाते हैं वायु दाब के कम होता चला जाता है। सामान्यतः दशा प्रति 300 मीटर की ऊंचाई पर 34 मिलीबार वायु दाब में कम हो जाता है। 5500 मीटर की ऊंचाई वायु दाब वाले लगभग आधा हो जाता है। 11000 मीटर की ऊंचाई पर चौथाई ऊंचाई और वायु दाब कम होने का सीधा प्रभाव पानी में उबाल बिंदु पर पड़ता है। 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने वाली 100 सेंटीमीटर के 95 सेंटीमीटर पर ही उबलने लगे। फलतः कोई भी भोजन अपेक्षित अधिक समय में पकेगा। किसी भी स्थान पर वायु दाब मांगने के लिए बैरोमीटर का व्यवहार होता है। किसी स्थान में वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का व्यवहार होता है। किसी स्थान पर उगने वाले वनस्पति का वायु दाब का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अधिक फसलों प्रभाव को पैदा होने वाली वनस्पति अधिकतर बौनी होती। इस मुख्य कारण से कम वायु दाब का कम तापमान के कारण दैहिक सुस्तता हो जाती है। चक्रवात वायुमंडल का उस असामान्य स्थिति का बोध होता है जिसमें हवा का दाब घट जाता है एवं वायु केंद्र की ओर बहती है। चक्रवात दो प्रकार के उष्णकटिबंधीय और शीतकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय चक्रवात इसका व्यास कुछ किलोमीटर से लेकर कई सौ किलोमीटर तक होता है। ये काफ़ी घातक होता है तथा उनके साथ अत्यधिक वर्षा का योग होता है। उस कटिबंधीय के अधिक विकसित चक्रवातों को तूफान तथा प्रचंड तूफान कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात इनका वह सदैव सैकड़ों किलोमीटर से अधिक होता है। उस कटिबंधीय चक्रवात की तुलना इनकी प्रचंडता के बहुत कम होती है। उस कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति प्रायः छोटे प्रायद्वीपों के निकट एवं सूर्य ताप धूप के अंतर के कारण होते हैं। जैसे हिंद महासागर में चक्रवात मानसून के आरंभ के अंत में ही उत्पन्न हो जाता है। सिंध कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति पछुआ हवा एवं त्रगों के ध्रुव चारों ओर ठंडी हवा रगड़ के कारण होती है। भारतवर्ष चक्रवर्तीय हवा के साथ वर्षा के आधार पानी आती रहती है। मानसून की हवा रोहिणी नक्षत्र एवं सामान्य वर्षा का हुआ करती है। चक्रवर्ती वर्षा के सामान्य वर्षा के महीने में सितंबर महीने आदि वर्षा के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना रहती है। जैसे बंगाल की खाड़ी में उठने के चक्रवात एवं उनका प्रभाव सामान्य स्थिति के कारण दूसरे समयों में भी हो सकता है। मार्च माह की चक्रवर्ती वर्षा अधेर, ओला एवं दृष्टि के कारण रबी मौसम में भी खरीफ फसलों की भारी क्षति पहुंचाते हैं। प्रति चक्रवात का उलट होता है। प्रवृत्ति वायुमंडलीय घूर्णन का कारण उत्पन्न होता है। इसे अधिकतर दबाव केंद्र में होता है और बाहर के धीरे धीरे दबाव घटता होता है। शुष्क शीतल हवाएं बहती है। बादलों की कमी अत्यंत कम वर्षा के प्रति चक्रवात के साथ जुड़े होते हैं। जलवायु के कारण मौसम एवं कृषि के संबंध। जलवायु के अपेक्षित बड़े क्षेत्रों में औसतन मौसम का आंकलन है एवं जलवायु के मौसम की चर्चा कभी भी एकल रूप में आइसोलेशन में नहीं की जा सकती है। जलवायु के मौसम जलवायु के प्रभाव के अवश्यंभावी है। जलवायु के निम्नलिखित कारक है: अक्षांश, लेटीट्यूड, समुद्र तत्व का एटीट्यूड, समुद्र डिस्टेंस ऑफ इसके से पहाड़ों के स्थिति, ओरिएंटेशन, माउंटेन, समुद्र धाराएं एवं पवनों की दिशा को, वनस्पति, लैटिट्यूड,
लैटिट्यूड विशेष रेखा 23/1/2 एवं 22/1/2 कर्करेखा रेखाओं के बीच का भूभाग उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, जहाँ सालों भर की गर्मी पड़ती है। यहाँ फसलों के लगी जो गर्म प्रदेशों पर लग सकती है। उष्णकटिबंधीय फसलों में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मटर, रागी, मूंगफली, तिल, गन्ना इत्यादि फसलों जिन्हें बताने में फूल फसल एवं आवश्यकता होती है, जैसे गेहूँ, बरसीम, आलू, चना इत्यादि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों को लगाई जा सकती है। जैसे जैसे अक्षांश की डिग्री में बढ़ोतरी होती है, वैसे वैसे फसलों का विकल्प कम होती है। जैसे ध्रुवीय प्रदेशों को भोजन का स्रोत अल्टीट्यूड जैसे जैसे समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ती जैसे वैसे वैसे तापमान की कमी आ जाती है। सामान्यतः 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान की 1 डिग्री से कमी हो जाती है। यही कारण है कि पहाड़ों क्षेत्र में काफ़ी ऊंचे स्थान पर स्थिति वही गर्मी के मौसम में तापमान काफ़ी कम हो जाती है। पर्यटक आकर्षण का केंद्र होता है। कहीं कहीं उष्णकटिबंधीय के क्षेत्रों में भी गेहूँ का फसल लगती है। ऐसा क्षेत्र जो विशेष समुद्र तल की ऊंचाई के कारण होता है, जहाँ तापमान कम होने के कारण जलवायु की गेहूँ की खेती अनुकूल हो जाती है। समुद्र से दूरी पानी की गुण वह न तो शीघ्र गर्म होती है न ही शीघ्र ठंडा होती है। ऐसा पानी को उच्च विशिष्ट ताप के कारण होता है। फलतः समुद्र तटीय प्रदेश का तापमान न तो बहुत ज़्यादा होता है न ही बहुत। समुद्र तटीय प्रदेश में वर्षा अपेक्षित अधिक होती है। जलकर्तीय आदि तूफान एवं वर्षा का संभवतः अधिक होती है। तो जो क्षेत्र समुद्र तल से दूर होता है वो वहाँ वर्षा से अपेक्षाकृत कम होता जाता है। पहाड़ों की स्थिति एवं जलवायु पर काफ़ी पहाड़ पड़ते हैं। हिमालय पहाड़ के एवं बर्फीली हवाओं को भारतवर्ष में आने से रोक देता है। यदि भी ऐसा नहीं होता तो संपूर्ण भारत में रेगिस्तान परिवर्तन हो सकता था। हिमालय मानसून को बदलने के उत्तर की ओर जाने से रोककर भारतवर्ष में अच्छी वर्षा कराने का माध्यम है। उसी प्रकार पश्चिमी घाट में ऊंची पहाड़ी मानसून की बादलों के पर पश्चिम में रोककर पहाड़ी के पश्चिम की भारी वर्षा के कारण बनती है, परंतु पहाड़ों में पूर्वी भाग में वर्षा बिल्कुल नहीं होती। मृदा स्वाल चट्टानों निर्मित और मिट्टियाँ वाले क्षेत्रों में अधिक गर्मी शोषित कर वातावरण के दिन में अधिक गर्म रहते हैं, परंतु रात में वातावरण ठंडा रहते हैं। गहरे रंग की मिट्टियाँ सूर्य के ताप अधिक मात्रा में शोषित कर वातावरण को अपेक्षित अधिक गर्म रखती है। समुद्री धाराएं समुद्र में गर्म जल एवं ठंडे जल दोनों प्रकार की धाराएं बहती रहती है। ध्रुवीय क्षेत्र में आने वाली धाराएं ठंडी तथा विद्युताव क्षेत्रों में होने वाली धाराएं गर्म होती हैं एवं अधिक अक्षांश पर स्थित लैब्राडोर एवं इंग्लैंड क्रमशः ठंडे एवं गर्म होने पर। यही कारण है कि दक्षिण अफ्रीका एवं जापान के पूर्व एवं पश्चिम तटों पर तापमान से भारी अंतर के कारण समुद्री धाराओं की होती है। पवनों की दिशा एवं वेग जलवायु को प्रभावित करती है। ठंडे स्थानों पर आने वाली हवाओं के कारण तापमान में कमी आ जाती है, जबकि उष्ण क्षेत्रों में आने वाली हवाएं किसी स्थान पर विशेषकर गर्म कर देती है। घनी वनस्पति क्षेत्र में अधिक आर्द्रता होती है। अधिक वर्षा होने के कारण अधिक वन और वनस्पति के कारण वृक्षों के पत्ती का अत्यधिक ट्रांसपीरेशन होता है, जो उच्च आर्द्रता के कारण बनती है। मौसम संबंधी भविष्यवाणी मौसम के तत्वों जलवायु के कारण स्थिति के आधार पर मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। मौसम का पूर्वानुमान किसानों को अत्यंत फायदेमंद सूचना हो सकता है। फसल की कटनी एवं दानों के समय यदि वर्षा अधिक तूफान ओलावृष्टि हवा की दृष्टि गति के पूर्ण सूचना उपलब्ध हो जाए तो उनके हानिकारक स्थितियों से बचा जा सकता है। भारतवर्ष में 1875 में पूना में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना की गई। अपनी स्थापना को लेकर आज तक इस विभाग ने बराबर प्रगति की और आज यह विश्व के आधुनिकतम मौसम सेवाओं में से एक समझी जाती है। आज दिसंबर 1970 में इस विभाग ने आंकड़ों को संकलन का विश्लेषण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों का व्यवहार आरंभ कर दिया। पूरे भारतवर्ष में वेधशालाओं को जाल फैला हुआ है, जहां मौसम प्रतिदिन स्थिति की सूचना प्राप्त होती रहती है। वर्तमान में लगभग 125 वेधशालाएं कार्य कर रही है। मौसम के बेहतर पूर्वानुमान के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने के विभिन्न वेधशालाओं के प्राप्त आंकड़ों का यही संकलन है जो आंकड़ों को प्राप्त होती है। इन संसाधनों का पूर्ण आंकलन है और भूतकाल के समान स्थिति के समान आंकड़ों के संदर्भ में विकसित मौसम का इतिहास है। अगले 24 घंटों में मौसम के विभिन्न तत्वों को होने वाली संभावना तथा उनका संकल्प। भविष्य में संभावित मौसम का सही अनुमान करना। मौसम का पूर्व अनुमान एक बड़े क्षेत्र के लिए किया जाता है, इसीलिए संभावना रहती है कि उस बड़े क्षेत्रों के हिस्सों में तो मौसम पूर्वानुमान सही सिद्ध हुआ, परंतु किसी अन्य टुकड़ों में पूर्वानुमान सही सिद्ध नहीं हुआ। इसीलिए मौसम का संबंधित पूर्वानुमान की सही होने की आंकलन तथा
दृष्टि में रखकर ही किया जाता है। पूर्ण मौसम पूर्वानुमान का जो आधार है उसे निरंतर और वैज्ञानिक बनाए रहना होता है। उसमें आवश्यक सुधार लाते रहना है अपेक्षित है, ताकि मौसम पूर्वानुमान अधिक से अधिक सटीक बनाया जा सके। किसी स्थिति में जलवायु के किसी परिवर्तन समय पे बहुत लंबे अंतराल के बाद ही संभव है। यह अवधि हजार वर्षों की हो सकती है। निकट वर्षों में ओजोन स्तर की कमी, कहीं कहीं ओजोन लेयर में छिद्र होने की आशंका, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जैसे ग्रीन हाउस गैसों में अधिक मात्रा में अखिल विश्व की तापमान बढ़ोतरी एवं आकांक्षा हो रही है। यदि भी अभी तक कोई ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं देखा गया है जो नियमित कंस्टेंट हो, परंतु आशंका तो हर क्षेत्र में है। यदि विश्व का तापमान बढ़ता है तो फसल उत्पादन पर प्रभाव तो पड़ेगा ही। ग्लोबल वार्मिंग से गेहूं, आलू, सरसों जो फसलों का अंतर्गत रकबा फसल ध्रुवों में बर्फ पिघलने समुद्र का तल स्तर ऊपर उठ सकता है। कुछ कृषिगत में क्षेत्रों का समुद्र चला जा सकता है। फसल पद्धति, क्रॉपिंग पैटर्न के हल्का परिवर्तन अपेक्षित है। अब